ये आकाशवाणी है। आज प्रस्तुत है श्री सत्यजीत राय की मूल बंगला कहानी फटिक चंद के बंगला रेडियो नाट्य रूपांतर का हिंदी अनुवाद फटिक चंद। बंगला रेडियो नाट्य रूपांतरकार और निर्देशक हैं श्रीमती तृप्त मित्र। तो सुनिए ये नाटक फटिक चंद। आज प्रस्तुत है इस नाटक की दूसरी और अंतिम कड़ी। अरे इंस्पेक्टर साहब, एक सप्ताह और बीत गया। गुंडों की ओर से अभी तक न कोई संदेश आया न कोई मांग। जितनी देर हो रही है उतनी मेरे दिमाग की उलझन बढ़ती जा रही है। मिस्टर सान्याल, लगता है हमारी रिपोर्ट ठीक है। एक्सीडेंट से आपके लड़के की स्मरण शक्ति खो गई है। मैं यह स्मरण शक्ति खो जाने का ढकोसला बिल्कुल नहीं मानता। क्यों, तुम क्या सोचते हो सुधींद्र? जी पिताजी, लॉस ऑफ मेमोरी के बारे में अंग्रेजी पत्रिकाओं में बहुत कुछ पढ़ने को मिलता है। आप विश्वास क्यों नहीं करते? एमनेशिया के बारे में नहीं पढ़ा क्या? अगर ऐसा है तब तो हमारा बाबलू घर आकर किसी को पहचान भी नहीं सकेगा सुधींद्र। पिताजी, लॉस ऑफ मेमोरी की ट्रीटमेंट हो सकती है। हमारे देश में इस रोग के डॉक्टर नहीं तो क्या हुआ, विदेशों में तो जरूर मिलेंगे। हाँ, तो फिर इंस्पेक्टर? मैंने विज्ञापन देने का जो सुझाव दिया है वही कीजिए मिस्टर सान्याल। हो सकता है कि उन गुंडों के हाथ से निकलकर आपका लड़का कहीं और चला गया हो और स्मरण शक्ति खो जाने की वजह से ही घर वापस नहीं आ पा रहा हो। ठीक है, तो फिर सुधींद्र जी, अखबारों में विज्ञापन देने की व्यवस्था करो। जी। लिख दो, गुमशुदा लड़के को लाने या उसका पता बताने वाले को 5,000 रुपया इनाम दिया जाएगा। जी। और देखो, विज्ञापन के साथ बाबलू की एक अच्छी सी तस्वीर भी छांट कर अखबारों में भेज दो। पिछले साल दार्जिलिंग में जो फोटो ली गई थी उसी को भेज दूंगा। हाँ, और तुम खुद अखबारों के दफ्तर में जाना। जी, बहुत अच्छा। और हाँ, विज्ञापन ऐसा हो कि उस पर सबकी निगाह पड़े। जी। खर्च की कोई परवाह नहीं। जी। पीतल की गेंद उछालने का खेल दिखाओगे हनुमाई? वाह, वो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, और सुबह जब आंखों पर पट्टी बांधकर प्रैक्टिस कर रहा था तब कैसा लगा था रे? बहुत अच्छा। सोचता हूँ आज तो बहुत सारे पैसे इकट्ठे होंगे। हाँ, बहुत होंगे और खूब घूमेंगे फटिक। मगर पश्चिम की ओर किस तरह बादल घिरे हैं देख रहा है फटिक। बारिश आ गई तो सारा खेल चौपट हो जाएगा। नहीं, मेरा मन कहता है बारिश नहीं होगी। वो देखो, पिछले रविवार को जिन्हें खेल दिखाया था उनमें से काफी लोग ठीक जगह आके खड़े हो गए। वो देखो, मुंह पर चेचक के दागों वाला लड़का, और वो देखो नाटा बौना, और वो देखो तो। अरे, तूने सबको पहचान रखा है क्या फटिक? तो मैं खेल शुरू कर दूं? हाँ। छू मंतर मंतर हर बीमारी दूर कर अंदर। 7 समुंदर 12 बंदर 40 चूहा दे छू मंतर। कम सी खेल चमत्कारी, हर किस्म की जादूगरी, कलकत्ते का खेल खिलाड़ी, लंबी दाढ़ी लॉन्ग सुपारी। कम पाउंडर वंडर जगलर स्लीपिंग एम्पिंग वंडर खलीफा वंडर जादू। कम आइए भाइयों बहनों बच्चों सब आइए। आज हारून भाई का नया खेल, आज गेंदों का खेल। आंखों में पट्टी बांध के, तो मेरे आंखों में पट्टी कौन बांधेगा? देखे कौन? अरे ये मिल गया बच्चा। क्या नाम है तेरा? अच्छा राजू, मेरे आंख में पट्टी बांधेगा? जोर से बोल। हाँ बांधेगा। हाँ बांधेगा। तो ले बांध दे। बांधा? मुझे दिखाई तो नहीं पड़ रहा है। अच्छा बांध दिया, आंखों से कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। और ये रही 4 गेंद और ये गई पहले नंबर की गेंद, वो ऊपर गई। और ये रही
से आ जाते हैं खेल दिखाने, कुछ आता जाता है। हरुण भाई, हरुण भाई, आज तुम खेल नहीं दिखा सके, तुम्हें क्या हुआ था? फटिक, तुझे कैसे समझाऊं कि मुझे क्या हुआ था। दरअसल मन के साथ हाथ का एक ऐसा मेल होता है कि एक से जरा सी भूल हो जाए ना तो दूसरा भी खेलना नहीं चाहता। मैं हाथों से गेंद फेंक रहा था, लेकिन मन में केवल तेरी बात, उन दोनों बदमाशों की बात चल रही थी। नहीं, जब तक तेरा कोई ठौर ठिकाना नहीं हो जाता, ब्लाइंड जगलिंग स्टॉप। एक्सीडेंट के बाद श्यामलाल ने सोचा होगा कि तू भी मर गया है, इसीलिए तुझे छोड़कर वो भाग गया था। उपेन भाई के रेस्तोरां में तुझे देखकर लगता है उन गुंडों को तेरे बाप से रुपए ऐंठने का फिर से लोभ हो गया है। उस दिन चुपचाप जाकर मैं उनका डेरा देख आया हूं, लेकिन गिरफ्तार करवा देने से ही तो झंझट नहीं निपटेगा। उचित तो यही है कि तुझे भी पुलिस के हवाले कर दूं। नहीं हरुण भाई, नहीं। जानता हूं रे, तेरे दिल की बात जानता हूं, इसीलिए कुछ नहीं कर पा रहा हूं। इधर मद्रास से वेंकटेश्वर की चिट्ठी भी आ गई है। सर्कस के काम के लिए मुझे फिर से बुलाया है। तो क्या तुम मद्रास चले जाओगे? हाँ रे, जाना ही होगा, लेकिन जाने से पहले तेरा ठौर ठिकाना कर ही दूंगा। अरे हारून। कौन? सैमसन? हाँ, तेरा ये छोटा शागिर्द कौन है? तू यहाँ? हारून, मेरे हाथ में ये छुरा देख रहा है ना? और तू मेरे हाथ में ये पीतल की गेंद देख रहा है सैमसन? ले देख! हटिक, चल भाग यहाँ से, जल्दी आ, चल, आजा। रघु, उस्ताद, अरे उन्हें पकड़ो, शैतान ने पीतल की गेंद मार के मेरा सिर फोड़ दिया है। चला। वे टैक्सी में हमारा पीछा कर रहे हैं। अरे भाई, वे हमें पकड़ लेंगे। नहीं फटिक, वो हमको नहीं पकड़ पाएंगे। देखो आंधी आ गई, चारों ओर मिट्टी और धूल छा गई है। देखो पीछे उनकी टैक्सी ओझल हो गई है। हनुमान, दो सामने, दो तेज और हमारी बड़ी आ रही है। फटिक, फटिक, तू तो बेकार ही डर गया। वो तो बस थी, 2 मंजिली बस आई और निकल गई। अरे तू बोलता क्यों नहीं? क्या हुआ फटिक? सुस्त क्यों पड़ गया? फटिक, हरुण भाई, हाँ बोलो। हरुण भाई, मुझे याद आ गया। अच्छा, सब कुछ याद आ गया। मेरा एक नाम बाबलू है और दूसरा नाम निखिल सन्ना। अच्छा। मेरे पिताजी का नाम शरदिंदर सन्ना। बहुत बड़े बैरिस्टर है। मैं स्कूल से लौट रहा था कि एक नीले रंग की कार आके रुकी और उससे उतरकर 4 आदमियों ने मुझे पकड़ा और जबरदस्ती उठा के कार में डाल दिया। उसके बाद कार तेजी से चल दी। मैंने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन अब समझ में आई सारी बात। तू रईस और मशहूर बैरिस्टर शरदेंदु सन्याल का लड़का है। ठीक, उनका पता मुझे मालूम है। फटिक,
अब फिर से तुझे पहले जैसा हुलिया बनाना होगा। फटिक, कल नहा धोकर वो पहले वाली कमीज और निक्कर पहन लेना। हाँ, और ये बाल तो कटवा ही दिए गए हैं, इनका तो अब कुछ नहीं किया जा सकता है, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। अरे अरे हंस क्यों रहा है? हाँ रे फटिक, अपने लाउडन स्ट्रीट वाले आलीशान मकान में तू मुझ जैसे गरीब आदमी को अपने साथ ले जा सकेगा? तो मुझे तो बड़े लोगों के उस इलाके में कोई जानता ही नहीं। तो इससे क्या हुआ हन भाई, तुम्हें तो मेरे साथ चलना ही होगा। मैं तुम्हारा सबसे परिचय कराऊंगा। और देखो, हमारे मकान की निचली मंजिल में एक कमरा खाली पड़ा रहता है। तुम अपना डेरा छोड़कर अब वहीं रहोगे ना हरन भाई? हाँ हाँ, मुझे तो कोई आपत्ति नहीं, लेकिन क्या तेरे पिताजी मुझे अपने इस डेरे की तरह उसको सजाने देंगे? क्यों नहीं सजाने देंगे, जरूर सजाने देंगे। अरे वाह, तो फिर कहना पड़ेगा कि तेरे पिताजी भी असली आर्टिस्ट हैं। हारून के ख्यालों को आर्टिस्ट के सिवा और कौन समझ सकता है, बोल? सुधींद्र, देखिए अखबार वालों की कारस्तानी। जी। बाबलू का विज्ञापन इतना गंदा छापा है कि पहचानना मुश्किल है। और कागज और छपाई का यह हाल, कागज कहता है मुझे देखो, छपाई कहती है मुझे देखो। बाबलू की इतनी सुंदर फोटो की कैसी दुर्गत की है। लेकिन पिताजी, इस अखबार में देखिए, इसमें तो बाबलू को अच्छी तरह पहचाना जा सकता है। लेकिन सुधींद्र, मुझे डर है कि 5,000 रुपए के इनाम वाले इस विज्ञापन को पढ़कर कहीं धोखेबाज लोग गलत सलत लड़कों को लाकर हमारे सामने न पेश कर दें। बेहतर होगा तुम दरवान से कह दो किसी आरे गारे को अंदर ना आने दे। जी। पिताजी, पिताजी। हैं? ये क्या? अरे ये तो अपना बाबलू। अरे हाँ, ये तो बाबलू ही है। पिताजी, मैं आ गया। हाँ, मेरा बाबलू मुझे मिल गया। अरे अरे तू कहाँ था इतने दिनों तक? तुझे कौन लाया है? इश बाबलू, तुम्हारे सुंदर बालों की दुर्दशा कैसे हो गई? अरे उधर बाहर कौन खड़ा है? भीतर आओ। आओ भाई, तुम्हारा क्या नाम है? वो हरन भाई है पिताजी, आर्टिस्ट, बड़े विचित्र खेल दिखाते हैं। ओह अच्छा बाबलू, तुम ऊपर दादी माँ के पास जाओ, तुम्हारे वियोग में उनका बुरा हाल है। मैं अभी जाता हूँ दादी माँ के पास। लेकिन पिताजी, हरन भाई। हाँ तो हारून, अब तुम बाबलू से मिलने का हाल सुनाओ तो। जी, ये खड़गपुर में मुझे मिला था। वो चलती हुई ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहा था, मैंने खींचकर चढ़ा लिया। उसके बाद से ये यहीं रहा। यहीं? क्या मतलब? कलकत्ते में बेंटिंग स्ट्रीट में एक रेस्तोरां में। रेस्टोरेंट में यह क्या करता था? काम करता था सर। व्हाट? बैरिस्टर सान्याल का लड़का रेस्टोरेंट में काम करता था? तुम्हें शर्म नहीं आई जो तुमने उसे रेस्टोरेंट में बैरे का काम करवाया? तुम्हें क्या कॉमन सेंस भी नहीं? उसकी शक्ल सूरत देखकर भी तुम क्या समझे नहीं कि वह भले घर का लड़का, तुम्हारे बाप का राज था जो? पिताजी, आप हरन भाई पर नहीं बिगड़िए। रेस्टोरेंट में काम करना मुझे बहुत अच्छा लगता था। अच्छा तुम चुप रहो। तुमको ऊपर दादी माँ के पास जाने को कहा था ना? सर, अगर मैं जानता कि ये किस घर का लड़का है तो क्या मैं इसे अपने पास रखता? ये तो बता नहीं पा रहा था, इसे तो कुछ याद नहीं था। और आज अखबार में विज्ञापन छपने पर याद आ गया, क्यों? वाह सर, अखबार में किसी विज्ञापन का तो मुझे पता नहीं। इसे कल रात को ही अचानक सब कुछ याद आया। कल बादल घिर आए थे और रात भी हो गई थी, इसीलिए तब इसे नहीं ला पाया। आज ले आया हूं। बस मेरी ड्यूटी खत्म हुई, अब चलता हूं। और हाँ, इसके सर पर एक जगह थोड़ी सी सूजन है अभी तक, बीच बीच में दर्द भी होता है। किसी डॉक्टर को दिखा दीजिएगा। अच्छा तो अब चलता हूं रे फटिक। हरन भाई, तुम क्या अभी चले जाओगे? हाँ भाई, मैं जा रहा हूं। हरन भाई, मेरे लड़के से रेस्टोरेंट में काम करवाता रहा। देखें बाबलू, कहाँ सूजन है? ओह, अभी डॉक्टर बोस को फोन करके बुलाता हूँ। नहीं पिताजी, हरन भाई के कारण मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ। अच्छा जाओ, ऊपर जाओ अपनी दादी माँ के पास। और हाँ, हरनाथ से कहो तुम्हें गर्म पानी अच्छी तरह से नहला दे। आज तुम्हारी छुट्टी, डॉक्टर तुम्हें देखेगा। अगर सब कुछ ठीक हुआ तो कल से तुम स्कूल जाओगे। अब से रोज कार में जाओगे, समझे? अब जाओ ऊपर। अच्छा पिताजी।
हेलो जी, जी हाँ, कौन? अच्छा अच्छा, जी एक मिनट, पिताजी आपका फोन है। लाओ। हेलो, मैं इंस्पेक्टर चंदर बोल रहा हूँ सर। अखबार में छपे विज्ञापन का कोई नतीजा निकला? हाँ, बाबलू वापस घर आ गया। सच? इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है सर। और ये अचरज की बात भी है मिस्टर सान्याल कि आपका लड़का भी वापस मिल गया और उसके साथ ही उस गैंग के 2 आदमी भी गिरफ्तार हो गए। कैसे? किसी एक आदमी ने हमें फोन करके उनके डेरे का पता बताया। आध घंटे बाद ही हमने उन गुंडों को नींद से उठाकर गिरफ्तार कर लिया और उन्होंने किडनैपिंग का जुर्म भी कबूल कर लिया सर। ये तो बड़ा ही शुभ समाचार। जी हाँ, और फिर बात। अच्छा, अब मैं रखता हूँ। आइए आइए डॉक्टर साहब। हेलो बाबलू, आओ, डॉक्टर साहब आए हैं। डॉक्टर, आप उसको एग्जामिन करें, मुझे एक जरूरी केस के सिलसिले में अभी कोर्ट जाना है। हाँ हाँ, आप जाइए मिस्टर सान्याल, अपना कोर्ट का काम कीजिए, मैं तो यहाँ हूँ भी। लीजिए, बाबलू आ गया। आओ, मैं चलता हूँ। अच्छी बात है। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बबलू, गुड मॉर्निंग। बैठो बैठो। अच्छा बबलू, तुम जानते हो तुम्हारी कीमत कितनी है? पूरे 5000। मैं समझा नहीं डॉक्टर साहब। अरे, अखबार में तुम्हारे पिताजी ने विज्ञापन दिया था कि जो तुम्हें ढूंढ के लाएगा उसे 5000 रुपया इनाम मिलेगा। वो भाग्यशाली कौन है जो तुम्हें यहाँ पहुंचाकर 5000 रुपया ले गया? 5000 रुपया? हाँ डॉक्टर साहब, हाँ? किस अखबार में वो विज्ञापन छपा है? ये टेबल पे देखो ना, अंग्रेजी, हिंदी, बंगला, उर्दू के 10 अखबार पढ़े हैं, सब में। हाँ, यह रहा विज्ञापन, मेरे फोटो के साथ। तो बबलू, उस आदमी को रुपया मिल गया ना? लगता है हारून भाई ने कोई अखबार नहीं देखा था, इसलिए रुपया नहीं मांगा। लेकिन कायदे से ये रुपया तो हारून भाई को मिलना चाहिए। अच्छा, वही हारून भाई जो तुम्हें यहाँ ढूंढ के लाया था? हाँ, अगर 5000 रुपया हारून भाई को मिल जाए तो वे तमाशों के लिए नई चीजें खरीद सकते हैं। बबलू, तुम्हारे ये हारून भाई क्या करते हैं? खेल दिखाते हैं? अरे ये तो बहुत बढ़िया काम है। हाँ, हारून भाई सच्चे आर्टिस्ट हैं। वाह वाह, आर्टिस्ट? हाँ, आर्टिस्ट। पिताजी को चाहिए था कि नाम का रुपया उनको दे देते, पिताजी ने हारून भाई को धोखा दिया है। नहीं बबलू, ऐसा नहीं कहते। हारून भाई ने शायद अब अखबार देखा हो। क्या सोचते हैं हारून भाई मेरे बारे में, पिताजी के बारे में? सोचेंगे क्या, देखना वो आज या कल खुद ही रुपया लेने आ जाएगा। अच्छा आओ, तुम्हें एग्जामिन कर लूं। इधर आओ, ये सर देखूं तुम्हारा, सर घुमाओ, ये हाथ, देखूं। बबलू, यू आर परफेक्टली ऑलराइट नाउ, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। तो फिर मैं अपने दोस्त के घर जा सकता हूँ ना? अरे क्यों नहीं, इतने दिन दोस्तों से न मिलने से जी कैसा होता है मैं जानता हूँ। देखो, वे भी तुम्हारी राह देख रहे होंगे। हैं? जरूर जाओ, उनसे मिलो। हैं? किसको ढूंढ रहे हो? हारून को? वो तो आज मद्रास जाने के लिए रेलवे स्टेशन चला गया है, एक सर्कस कंपनी ने उसे बुलाया है। इसी 12 नंबर से। वो देखो नंबर, और वो रही गाड़ी। हारून भाई, हारून भाई,
अरे कौन? अरे अरे फटिक, तू यहाँ कैसे पहुंच गया? मेरे डेरे पर गया था क्या? उन लोगों ने बताया क्या? हाँ। अरे मैंने तुझे उस दिन बताया था ना कि मद्रास से वेंकटेश्वर की चिट्ठी आई है। सोचा मौका छोड़ना उचित नहीं है। वहाँ आंखों पर पट्टी बांधकर एक पहिए वाली साइकिल चलाने का खेल दिखाना होगा। अरे क्यों रे फटिक, तू इतना उदास क्यों है? घर पर अच्छा नहीं लगता क्या? बिल्कुल नहीं। लगता है तेरा वो पहले वाला फटिक ही तुझे परेशान कर रहा है। वो फटिक तुझसे कहता होगा, उपेन भाई का वो रेस्तोरां घर से अच्छा था, वहाँ स्कूल जाने का झंझट नहीं था, वहाँ कितने तरह के लोगों से मुलाकात होती थी, मैदान में हारून भाई कितनी तरह के खेल दिखाते थे, और कलकत्ते की सड़कों पर हारून भाई के साथ तू कितनी बेफिक्री और मस्ती से घूमता था। यही सब कहकर वो फटिक तुझे बहकाता होगा, है ना? क्यों रे? बिल्कुल यही। देख, अपने अंदर से उस फटिक को डांट कर भगा दे, वरना वो तुझे लिखने पढ़ने नहीं देगा। जानता है फटिक, मुझे कितना अफसोस है कि मैं लिखना पढ़ना नहीं सीख सका। तभी तो तुम इतना बढ़िया खेल दिखाते हो, तुम तो आर्टिस्ट हो। आर्टिस्ट क्या सिर्फ एक ही तरह के होते हैं रे? पढ़ लिख कर भी तो आर्टिस्ट बना जा सकता है। अरे गाड़ी तो चलने वाली है। सुनो हारून भाई, पिताजी ने तुम्हें इनाम का रुपया नहीं दिया, क्या तुम 5000 रुपया बिना लिए चले जाओगे? अरे हाँ, याद आया। तेरे घर से लौटने के बाद मैंने अखबार में वो विज्ञापन देखा था। उसमें तेरी तस्वीर ऐसी लगती थी मानो कोई भूत का बच्चा हो। तुमने जब अखबार में इनाम की बात पढ़ ली है तो फिर रुपया लिए बिना क्यों जा रहे हो? अगर मैं तेरे पिताजी के लड़के को वापस देने जाता तो रुपया लेने में मुझे कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन अपने भाई को बेचकर क्या कोई रुपया लेता है रे? हारून भाई, अरे अरे गाड़ी छूट रही है, देख, होशियारी से घर लौट जाना। हाँ? और जब मद्रास से ग्रेट डायमंड सर्कस कलकत्ता है ना, तो खेल देखने जरूर आना। तुम कलकत्ते आओगे तो? हाँ, मैं जरूर आऊंगा फटिक, फटिक से मिलने जरूर आऊंगा। हारून भाई, हारून भाई, अरे फटिक, होशियारी से घर जाना। फटिक। अभी आप श्री सत्यजीत राय की मूल बंगला कहानी फटिक चंद के बंगला रेडियो नाट्य रूपांतर का ये हिंदी अनुवाद सुन रहे थे। फटिक चंद विभिन्न भूमिकाओं में थे। फटिक चंद कुमारी कल्पना मिश्र, हारून श्री कल्याण चटर्जी, मिस्टर सान्याल श्री श्यामानंद जालान, इंस्पेक्टर श्री कृष्ण कुमार, ट्रक ड्राइवर श्री मदन सूदन, सन्याल फैमिली डॉक्टर श्री प्रीतम खन्ना, ज्योतिषी श्री मनमोहन ठाकुर, सैमसन श्री कुशेश्वर महतो, अमरनाथ गुई श्री अंजन कुमार श्रीवास्तव, खड़गपुर के डॉक्टर श्री महेश चंद्र दीक्षित, सुधींद्र श्री राजीव वोरा, और अन्य सहयोगी कलाकारों में थे श्रीमती बीजूरानी पाल, श्रीमती सविता गांधी, श्री रंजित कुमार और श्री राकेश कुमार। हिंदी अनुवादक थे श्री छविनाथ मिश्र, संगीत श्री प्रबीर मजुमदार का था और ध्वनि संपादक थे श्री समरेश घोष। बंगला रेडियो नाट्य रूपांतरकार और निर्देशक थीं श्रीमती तृप्ति मित्र। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के कलकत्ता केंद्र पर तैयार किया गया। अभी आप इस नाटक की दूसरी और अंतिम कड़ी सुन रहे थे। केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा तैयार किए गए इस नाटक को आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।